कार्य भी यही है और प्रक्रिया के जो चरण होते हैं वो भी यही हैं। प्रबंध में मैंने शुरुआत में आपको बताया था 4 चीज़ें तो आपको याद रहनी ही चाहिए। सबसे पहले क्या होता है प्रबंध में? नियोजन। नियोजन के बाद संगठन के बाद और निर्देशन के बाद नियंत्रण। ये चीजें होती, ठीक है। अब प्रमुख रूप से कोई कार्य या आपको इसके चरण पूछे तो 4 ही होते हैं, बाकी कुछ हम और भी देखेंगे, लेकिन वो सभी इसी में सम्मिलित होते हैं। और एक साथ में मैंने समन्वय और बताया था, लेकिन वो समन्वय इसका कार्य भी माना जाता है और इसका सार भी माना जाता है। समन्वय को प्रबंध का क्या माना जाता है? सार, क्योंकि बिना समन्वय के ये सभी कार्य निरर्थक हो जाएंगे, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब एक एक करके अपन इसमें देखते हैं। सबसे पहले नियोजन क्या होता है भाई? नियोजन प्लानिंग तो होता है, वो तो मुझे भी पता है। हाँ, मतलब हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा करना है, ये निर्धारित करना क्या होता है? नियोजन, प्लानिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया जाता है कि भाई हमको क्या उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, ठीक है, कैसे करनी है, किसके द्वारा करनी है, कब करनी है, वो सब होता है। देखो इसकी एक छोटी सी आपके, अच्छा ये जो अपन पॉइंट पढ़ रहे हैं ये डिटेल में चैप्टर वाइज भी आपके आगे आएगा, इसको डिटेल में भी देखेंगे। ये चारों के चारों पॉइंट है, 2-3 और हैं, उनको भी डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए नियोजन में आपको, ठीक है। अच्छा, नियोजन मैंने आपको बता दिया, यही उद्देश्यों को निर्धारित करना और फिर क्या, कैसे और कब करना है, किसके द्वारा करना है, ये निर्धारण करना क्या होता है? नियोजन होता है। तो प्रथम चरण तो ये रहेगा सब में। उसके बाद संगठन। संगठन भी मैंने कल बताया था, क्या होता है संगठन? देखो मैंने कहा था जैसे संगठन आए, तो जैसे ये संगठन है, आपका एक बिजनेस है, ये संगठन है। अच्छा, ये कैसे बनाई? आपने भौतिक और मानवीय संसाधनों का समन्वय बैठा के संगठित करके एक संगठन बनाया। एक तो ये हो गया भौतिक और मानवीय। मानवीय तो मतलब जो है एम्प्लॉयज वगैरह वो हैं, और भौतिक संसाधन चाहिए, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह ये। अच्छा, अब फिर दूसरा इसका ये होता है कि जो मानवीय संसाधन हैं उनमें भी अपन क्या करते हैं? अधिकारी नियुक्त करते हैं, फिर उसके अधिकारों का प्रत्यायोजन होता है, फिर उससे अधीनस्थों को, फिर उससे और अधीनस्थों को, तो वो एक आपके पदानुक्रम निर्धारित होता है। इसी से क्या बनता है? संगठन, जिसके अंदर कार्यों और अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण किया जाता है कि भाई किसका क्या कार्य होगा, किसके क्या अधिकार होंगे और किसके क्या दायित्व होंगे, ठीक है। जहां अधिकार होते हैं वहां उत्तरदायित्व तो होता ही है। जब आपको अधिकार दिया है कोई कार्य करने का, तो उस कार्य को पूरा होना या अच्छी तरह कुशलतम कार्य संपन्न होने का उत्तरदायित्व भी आप ही का होता है। अधिकार और दायित्व हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते, साथ साथ चलते हैं। संगठन के बाद निर्देशन। क्या होता है निर्देशन में? हाँ, वही गाइड करना, मतलब निर्देशित करना। तो जो आपका टॉप लेवल, उच्चतम स्तर प्रबंध है, वो क्या करता है? अपने अधीनस्थों को निर्देशित करता है। अब निर्देशन के साथ साथ में और फंक्शन भी इसमें आते हैं, अभिप्रेरण भी आ जाता है। आप जब काम करवाओगे तो उनको अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन भी, मोटिवेट भी करना पड़ेगा। तो उसमें आपका सारा चीज़ें आ जाती हैं। एक तो अधिकारों का प्रत्यारोपण भी हो जाता है कि भाई अधिकार दे रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं कार्य के लिए, फिर उसके बाद उनको अभिप्रेरित भी कर रहे हैं, और अभिप्रेरण के बाद में और उनका जो भी जैसे पारिश्रमिक से रिलेटेड है, उनकी कोई समस्याओं का समाधान है, वो सब निर्देशन के अंदर होता है। निर्देशन के बाद नियंत्रण। नियंत्रण में क्या करते हैं आप? सब पे, किस पे? देखो, एक तो होता है कि कर्मचारियों पे कंट्रोल कर रहे हो आप, नियंत्रण कर रहे हो। नहीं, ये कर्मचारियों का नियंत्रण नहीं होता है, ये उनके कार्यों का नियंत्रण होता है, ठीक है। अब उनके कार्यों का नियंत्रण आप कैसे करोगे? तो इसमें हमेशा क्या होता है, जब भी नियंत्रण की बात आती है अपने प्रबंध से रिलेटेड, तो ये ध्यान रखना, हमेशा किसी भी कार्य का पहले प्रमाप निर्धारित किया जाता है, स्टैंडर्ड तय कर दिए जाते हैं, मानक तय किए जाते हैं कि भैया ये चीज़ अपने को ऐसे करनी है। अब जब एक्चुअल में परफॉर्मेंस हो रही है
वास्तविकता में जो कार्य हो रहा है उसको अपन प्रमाप से क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि जो हमने प्रमाप तय किए थे उसके अनुसार काम हो रहा है या नहीं। अगर प्रमाप के अनुसार हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर कोई डिफरेंस आता है, कोई अंतर होता है, तो उसे बोलते हैं विचलन, डेविएशन। ठीक है, तो अंतर डेविएशन हो गया आपका, विचलन, उसको दूर करने का प्रयास नियंत्रण में किया जाता है। तो नियंत्रण में क्या होता है, पूर्व निर्धारित प्रमापों का वास्तविक कार्य से तुलना की जाती है, और तुलना में विचलन अगर प्राप्त होता है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब उसमें दोबारा फिर ये प्रोसेस चलता है, वापस नियोजन पे आता है। अब उसमें दो चीजें हैं, या तो प्रमाप आपके जो आपने निर्धारित किए थे वो उचित नहीं थे, तो आप प्रमाप कहाँ डिसाइड किए जाते हैं, प्लानिंग के अंदर, वहीं पर तो पहले कहेंगे अपने को क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, तो उनमें परिवर्तित करते हैं। या कोई समस्या आ रही है एक्चुअल परफॉर्मेंस में तो उसे दूर किया जाता है। तो ये प्रोसेस फिर चलती रहती है। ठीक है, ये प्रोसेस वापस नियंत्रण से कहाँ आएगी, नियोजन में। इसके अलावा एक मैंने आपको बताया समन्वय। अब समन्वय को कार्य मानते हैं, कई लोग कहते हैं कि समन्वय कार्य नहीं है, केवल प्रबंध का क्या है, कार्य ही नहीं है, प्रबंध का क्या है, सार है। क्योंकि जो बिना समन्वय के इन कार्यों का पूरा आप फायदा नहीं उठा सकते, पूर्ण रूप से ये कार्यों की कुशलता समन्वय पर निर्भर करती है। अब समन्वय जब बात आती है तो किसके बीच समन्वय, भाई एक तो विभिन्न जो वर्ग हैं या विभिन्न कर्मचारी हैं उनके कार्यों के बीच में समन्वय। एक समन्वय जब आती है तो आंतरिक और बाह्य वातावरण में समन्वय। मैंने कहा था बाह्य वातावरण हमेशा क्या होता है, परिवर्तित होता है, और आपको अपने प्रबंध को, अपने जो प्लानिंग है, नियोजन है, उसको क्या करना होता है, बाह्य वातावरण के अनुसार परिवर्तित करना होता है। तो जब भी समन्वय की बात होती तो आंतरिक समन्वय तो सब समझ गए भी, कर्मचारियों में, डिपार्टमेंट में, सब में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लेकिन और भी है, आंतरिक और बाह्य वातावरण का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये समन्वय की बात हो गई। अब वैसे तो चीज़ें क्या हो, अच्छा ये एक बीच में देखो पेज नंबर 5 में, वहाँ पर समन्वय के नीचे लिखा हुआ है ना, तो वो कभी भी हो ना पूछ ले आपको, देखो वहाँ कई प्रबंधकीय समन्वय कार्यों को सम्मिलित करते हैं, किंतु आधुनिक युग में प्रबंधीय, इसको थोड़ा हेडलाइन, थोड़ा हेडिंग कर लेना है ना, क्योंकि ये 15 नंबर में समन्वय क्या है, प्रबंध का सार पूछ सकते हैं। कार्य नहीं बल्कि प्रबंध का सार, ये प्रबंध की आत्मा समझते हैं। यदि सभी कार्यों का समन्वय नहीं होगा तो प्रबंधीय प्रयासों के परिणामों की आशा करना ही क्या है, व्यर्थ है। अतः इसका पृथक कार्य के रूप में उल्लेख करना हमें उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। तो ये 15 शब्दों में अगर पूछ ले वो तो अपन लिख सकते हैं इसका। अब कुछ अन्य कार्य भी हैं, हालांकि ये जो कार्य अलग हैं वो सब इसी में सम्मिलित हैं। जैसे पहला है आपका निर्णयन, डिसीजन मेकिंग। प्रबंधक का यही काम होता है, डिसीजन लेना, लेकिन जब वो डिसीजन लेता है तो वो शुरुआत से हर चीज़ में डिसीजन लेता है। अरे जब वो प्लानिंग भी कर रहा है तो उसके पास अलग अलग विकल्प होते हैं, और उन विकल्प में से वो जो सर्वोत्तम विकल्प होता है उसका चयन करता है, वही तो निर्णयन होता है। तो आपके कुछ काम करने के जब आप प्लान बना रहे हो तो बहुत सारे प्लान होते हैं, हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए, तो निर्णयन तो शुरू से शुरू हो जाता है, और हर एक काम में उसे क्या करना पड़ता है, निर्णय। तो अलग से कार्य जरूर दे रखा है, लेकिन वो इसी में क्या है, इंक्लूड है, शामिल है। तो निर्णयन अगर मान लो आ जाए कुछ, तो निर्णयन की क्या परिभाषा लिखोगे भाई, विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन ही निर्णयन होता है, या कोई कार्य करने या न करने से संबंधित जो आपका सुझाव होता है वही क्या होता है, निर्णयन होता है। ठीक है ना। फिर नियुक्ति यानी स्टाफिंग। अब नियुक्ति में नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में ही आगे नियुक्ति। अरे नियुक्ति में क्या होता है, लोगों का, अपन कर्मचारियों का चयन करते हैं, ठीक है, उनको फिर ट्रेनिंग देना, उनकी पदोन्नति करना, ये सारी चीज़ें होती है उसमें। अब वो सारा जो है ये इसमें संगठन का ही पार्ट है, लेकिन वो एक नियुक्ति अलग से कार्य, अच्छा ये एक टॉपिक भी अलग से पढ़ेंगे अपन ये सारी चीज़ें। नियुक्ति के बाद नव प्रवर्तन, इनोवेटिंग क्या होता है, नया काम करना। नया क्या काम करें, देखो इसमें क्या होता है, नव प्रवर्तन केवल अपन जब भी परिवर्तन की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है,
टेक्नोलॉजी नहीं, बहुत सारी चीज़ें अपने को वातावरण के अनुसार, समय के अनुसार क्या करनी पड़ती है, परिवर्तित करनी पड़ती है। अगर अपन कोई नई चीज़ नहीं करेंगे तो फिर अपन आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएंगे, बाजार से बाहर हो जाएंगे। तो हमें हमेशा परिवर्तन के लिए क्या रहना चाहिए, तैयार। तो ये प्रबंध का कार्य होता है कि नई नई चीज़ें करना। अब जैसे अपन कोई एग्जाम्पल ले लो, मारुति है, सबने देखा है मारुति 800 सबसे ज़्यादा बिकने वाली, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम उसके मॉडल में क्या करते हैं, वो चेंज। बोले कि यार सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल था, इसमें क्यों कर रहे हैं चेंज। अरे करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। एम्बेसडर थी, बहुत बिकती थी, उसने कोई चेंज नहीं किया, बिल्कुल वैसा का वैसा था, बाहर हो गई। अब वो गवर्नमेंट जो है ऑफिसर्स वगैरह में कुछ अगर क्योंकि मजबूत है, वो पूरा सबसे मजबूत गाड़ी वो होती थी, तो आज भी उनको यूज़ करते हैं करने में, लेकिन बहुत कम हो गया, वो लगभग बंद ही हो गई। तो वो चीज़ें हैं कि आपको अपने आप में परिवर्तन करना जरूरी। तो नव परिवर्तन जो है वो एक साहसी व्यक्ति ही कर सकता है, इसलिए तो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर या साहसी क्यों कहा जाता है भाई, एक बिजनेस कर रहा है बिजनेसमैन बोलो उसे, एंटरप्रेन्योर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो नया काम करता है, कुछ वो रिस्क उठाता है, उसमें वो फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। तो इसीलिए नव परिवर्तन क्या है, आवश्यक होता है, ये एक प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रतिनिधित्व प्रबंधक का ये भी कार्य है। क्या होता है प्रतिनिधित्व, अरे आप अपना बिजनेस है, सपोज यहाँ जो मैनेजमेंट है, तो जो मैनेजर्स होते हैं अलग अलग, वो अलग अलग फॉर्म पे पूरी फर्म को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अरे कहीं पर भी न्योता आएगा किसी भी फर्म का, तो वहाँ का डायरेक्टर ही जाएगा ना, वहाँ का सीईओ ही जाएगा, वहाँ का जो भी मैनेजर होगा वही जाएगा उसको रिप्रेजेंट करने। तो अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे गवर्नमेंट का फॉर्म हो सकता है, जो व्यापारिक संघ वगैरह होते हैं उनका फॉर्म होता है, या फिर जैसे टैक्स पर्पज से अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुलाएगा तो वो किसको बुलाएगा, जो अधिकारी होगा उसी को बुलाएगा। तो अलग अलग फॉर्म पे मैनेजमेंट को, फर्म को या कंपनी को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो ये उसका एक प्रतिनिधित्व का भी कार्य होता है। अब मैंने जैसा कि बताया था, ये सारे कार्य जो हैं ये इन 4 कार्यों में क्या हैं, सम्मिलित हैं, लेकिन फिर भी अलग से कार्य और बताएं तो ये बता सकते हैं। चलिए, अब आप एक प्रबंधक हो, आप में क्या योग्यता होनी चाहिए। आप एक अच्छा खासा बिजनेस संभाल रहे हो तो आप में क्या योग्यता होनी चाहिए। हर आदमी तो प्रबंधक बन नहीं सकता, कई लोग जिम्मेदारी लेते हैं, यार मेरे बस की बात नहीं है। अब बैंक्स वगैरह होते हैं, बैंक्स में मान लो क्लर्क कोई बंदा लगा, अब एक तो हो गया बैंक पीओ लग गया वो डायरेक्ट, एक होता है वो क्लर्क लगा। अब वो क्लर्क लगता है तो धीरे धीरे उसका क्या होता है, प्रमोशन होता है। कई लोग प्रमोशन ही नहीं लेते कि मेरे को प्रमोशन नहीं लेना, वो सैलरी बढ़ रही है उसकी, बोला कि नहीं प्रमोशन नहीं लेना, एक तो इधर उधर कहीं ट्रांसफर भी कर देंगे और इतनी जिम्मेदारी कौन उठाए, माथाफोड़ी कौन उठाए। क्योंकि मैनेजर जो होता है उसको पूरा रात में 8, 9, 10 कभी आने का तो टाइम है उनका, जाने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि उनको लास्ट में पूरा बैलेंस मिला के सारा कुछ। अब वो क्लर्क तो अपना काम 5 बजे करके और चल दिया। चपड़ासी भी बोला हाँ भाई साहब चाय पानी ला के आऊँगे सर, हाँ लिया एक चाय पानी पकड़ा के और चल दिया, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जो मैनेजर होता है उसकी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है, लाइबिलिटी होती है, वो पूरा बैलेंस मिला के और फिर जाएगा क्लोजिंग करके। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर कि कौशल होना ज़रूरी है। शादियों में देखो आप, हर अपने घर में या गांव में कहीं पर भी अपन जाते हैं, शादी होती है तो 1 या 2 आदमी पंच बन के आके बीच में बैठ जाते हैं। वो कुछ खुद नहीं करेंगे, लेकिन ये कर वो कर, ऐसा ही टेंट को यहाँ लगाओ, नहीं यहाँ मत लगाओ यार, ये यहाँ लगाओ, मतलब वो 1-2 होंगे, वो हर गाँव में होते हैं, हर शादी। अच्छा, उनकी सुनते भी, उनको एक्सपीरियंस है, बताते भी हैं वो। अब कई तो जो युवा होते हैं बोले कि यार काम तो कर नहीं रहा है, पंचायत कर रहा है, हमारे को भी नहीं करने दे रहा, लेकिन हाँ उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करवाई हुई होती हैं, तो वो उनमें एक स्किल है आगे बढ़ने की। आप और एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, अब हर गांव में शहर में क्रिकेट खेलते हैं, 11-12 खिलाड़ी खेलने के लिए जा रहे हो, उसमें कैप्टन एक ही बनता है और वो सबकी सर्वसम्मति से बनता है, चाहे वो अच्छा प्लेयर नहीं हो, वो अच्छा खेल, ऐसा नहीं कि मेरा बैट बॉल है तो मैं कैप्टन बनूंगा, ऐसा तो है नहीं।
वो बहुत पहले हुआ करता हो सकता था जब बैट बॉल हुआ नहीं करते थे, सब संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बनता है सर्वसम्मति से, उसमें क्वालिटी होती है सबको एक करने की। और छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, आप फिल्म देखने जा रहे हो, 5 या 7 दोस्त जा रहे हो, एक दोस्त सबसे पैसे इकट्ठे करेगा कि लाओ भाई देखो, और वही जाके पंचायत करेगा कि मैं लेके आता हूँ टिकट, या फिर एक बंदा जो है वो सबसे पैसे कलेक्ट करेगा, फिर दूसरे को देगा, ऐसा कर जाए लाइन में लग जाए टिकट ले लें, और वो लेता है और एक को देता है और वो खड़ा होता है। तो ये एक क्वालिटी होती है, ये भी अपन पढ़ेंगे। एक तो जन्मजात होता है ये क्वालिटी, या इसको अर्जित की जाती है, वो भी एक पॉइंट अपन आगे पढ़ेंगे। क्या क्या क्वालिटी हो सकती है? एक तो तकनीकी कौशल होना जरूरी है, उसमें टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। भाई अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है और आप वहाँ प्रबंध कर रहे हैं, तो वहाँ जो सुपरवाइज़र है या वर्कर है वो आपको बेवकूफ़ बना देगा, क्योंकि आप उस फील्ड की आपको नॉलेज ही नहीं है। तो आपको जिस भी फील्ड में आप प्रबंधक हैं तो उसकी तकनीकी नॉलेज आप में होना जरूरी है। और क्या हो सकता है, जैसे होता है ना, किसी भी कार्य को आप कर रहे हो तो उसके सिद्धांत है, उसमें उपकरण क्या है, टेक्निक्स वगैरह क्या हैं, ठीक है, क्या इसकी कार्य विधि है, वो आपको पता होनी चाहिए। एक मानवीय कौशल, तकनीकी चलो है, तकनीक आप बहुत एक्सपर्ट हो उसमें, तो मैनेजर बना दें आपको, नहीं, उसमें मानवीय कौशल होना भी जरूरी। क्या होता है मानवीय कौशल? दूसरों को समझना। अरे मानवीय कौशल मतलब मानव को समझना कि भैया ये सोच क्या रहा है, इसको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। अब क्योंकि आप प्रबंध का काम किया, दूसरों से कार्य कराना, अब आप उसको समझोगे तभी तो कार्य करवा पाओगे आप उससे। तो मानवीय कौशल का मतलब ये होता है कि आप उसके व्यवहार को समझते हो, उसके मनोविज्ञान को समझते हो, ताकि उससे आप कार्य करवा सको।